डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से आना है। अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको बहुत चीज़ नए चीज़ सीखने को मिलता है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से आने का प्रयास होगा एग्जाम में, ये बातें देखिएगा, समझ गए। चलिए, बाकी मैं बार बार कहता हूँ कि आपको थ्योरी कभी नहीं भूलना चाहिए, थ्योरी पर भी फोकस करिए अपने घर पर बैठकर, समझ गए। कहता है किस संक्रमण से शरीर में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। आपको पता है डेंगू। डेंगू एक मच्छर के काटने से होता है, जिसका नाम क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए कि डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, कमेंट करके बताइए। ओके, अभी हम लोग वन लाइनर देख रहे हैं जिससे कंसेप्ट क्लियर हो, समझ गए। देख लीजिए, कहता है साइस्टाइटिस जो होता है, समझ गए ना, साइस्टाइटिस जो होता है, साइटाइटिस जो होता है किसके कारण होता है। साइटाइटिस जो है यह किसका इन्फ्लामेशन है। अब सबसे पहले आपको बता दें कि आइटिस जिसके भी पीछे लगा होगा, जैसे यहाँ पे देखिए आइटिस लगा है ना, ITIS, तो ITIS क्या दर्शाता है, इन्फ्लामेशन को दर्शाता है। और इन्फ्लामेशन का क्या सिम्टम्स होता है, सूजन, दर्द, समझ गए, जगह पर लालिमा, ये जो है आपका क्या होता है, इन्फ्लामेशन के लक्षण होते हैं। तो साइटाइसिस का मतलब ही होता है कि जो मूत्राशय होता है, यूरिनरी ब्लैडर, उसका इन्फ्लामेशन, समझ गए। अब यह इन्फ्लामेशन संक्रमण से हो या चोट से हो, किसी भी कारण से हो, इन्फ्लामेशन हो सकता है यूरिनरी ब्लैडर में, और उसको हम लोग मेडिकल भाषा में साइटाइसिस कहते हैं, समझ गए, साइटाइटिस कहते हैं। ओके, ब्लैडर कैंसर का प्रमुख लक्षण, क्लिनिकल फीचर मतलब लक्षण होते हैं। क्लिनिकल फीचर क्या होता है, ब्लैडर कैंसर मतलब समझ रहे हैं ना, यही ब्लैडर, समझ गए, जो मूत्राशय है, समझ गए ना, ब्लैडर, इसके जो है आपके क्या जो है प्रमुख लक्षण होते हैं अगर ब्लैडर में कैंसर होता है तो ब्लड इन यूरिन, मूत्र में आपका यूरिन आता रहता है हमेशा। ओके, हीमोडायलिसिस के दौरान रक्त का थक्का बनने से रोकने हेतु किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति में हीमोडायलिसिस हो रहा है और उसमें अगर उसका रक्त का थक्का बन रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस रक्त के थक्का को कम करने के लिए किस ड्रग का उपयोग करते हैं। तो हिपेरिन ड्रग है जो रक्त के थक्का को कम करता है, मीन्स रक्त को पतला करता है, समझ गए, जिसे रक्त को थक्का बनने में समय लगता है। दूसरी चीज़ें, अगर आपसे पूछ दे कि रक्त को जो है थक्का अगर बनने से रोकना है तब तो हिपेरिन। अगर रक्त को थक्का बनाना है, किसी का ब्लड पतला है और उसके रक्त को थक्का अगर बनाना हो, पतला को रोकना हो, तो उसके लिए जो है विटामिन के उपयुक्त होता है, इसका इंजेक्शन, समझ गए। चलिए, ये हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, आगे आपके सामने में है, देख सकते हैं यहाँ पे कहता है लीवर सिरोसिस का सबसे कॉमन कारण क्या है। लीवर सिरोसिस का अर्थ होता है कि लीवर का निर्जीव हो जाना, लीवर का जो है सख्त हो जाना, लीवर पर एक ऐसा आवरण चढ़ जाना जो लीवर काम करना बंद कर देता है, समझ गए, लीवर सिरोसिस होता है। इसका सबसे कॉमन कारण जो होता है एल्कोहल, जो व्यक्ति एल्कोहल के आदी हो जाता है, एल्कोहलिज्म उसके अंदर आ जाता है, तो वह लीवर सिरोसिस का सबसे कॉमन कारण होता है। स्पाइनल एनेस्थेसिया के लिए किस लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का प्रयोग किया जाता है। माय डियर, 5% जाइलोकॉन जो होता है यह लोकल एनेस्थेसिया का जो है आपका एक एग्जाम्पल है, लोकल एनेस्थेसिया का, याद रखिएगा। मर्फी साइन किस विकार का संकेत है। माय डियर, मर्फी साइन बताता है कोलीसाइटिस का, समझ गए, किसका, कोलीसाइटिस का, समझ गए ना। मर्फी साइन, साइटाइटिस तो अभी ऊपर देखे हैं, उसके पहले कोली लगा दीजिएगा, तो यह मर्फी साइन कोलीसाइटिस का हो जाएगा। ओके, बर्न द्वारा बने घाव पर कौन सी एंटी माइक्रोबियल ड्रग अप्लाई की जाती है। आपको पता है कि किसी का अगर मान गए घाव है, जला हुआ घाव है, तो उस पर एंटी माइक्रोबियल मतलब सूक्ष्म जीव को से रोकने के लिए एंटी माइक्रोबियल जो है दवाई अप्लाई किया जाता है, वह सिल्वर सल्फेडाजाइन होता है, समझ गए, सिल्वर सल्फेडाजाइन होता है, यह सर्वाधिक उपयोग कॉमन है। और मेफेनाइड एसीटेट जो है, यह दोनों आपका बर्न जले हुए घावों पर उपयोग किया जाता है। ओके, मेफिडाडाइन एसीटेट और सिल्वर सल्फेडाइन, ये याद रखिएगा। ओके, आगे है लीवर सिरोसिस के प्रकार बताना है। माय डियर, लीवर सिरोसिस के प्रकार बताना है। एक होता है एल्कोहलिक सिरोसिस जो एल्कोहल के कारण होता है, एक होता है कार्डियक सिरोसिस जो आपके कार्डियक हृदय से कनेक्टिविटी के कारण, एक पोस्ट नेक्रोटिक होता है और एक बिलियरी सिरोसिस होता है, बाइलियरी सिरोसिस, पोस्ट नेक्रोटिक, कार्डियक सिरोसिस, एल्कोहलिक सिरोसिस, ये 4 लीवर सिरोसिस के प्रकार हैं। कोलोस्टोमी के बाद एस्टोमा संबंधी जटिलता क्या हो सकता है। माय डियर,
एस्टोमा क्या होता है? तो एस्टोमा कोलोस्टोमी क्या होता है? आपको पता है कि बड़ी आंत में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, भोजन आगे ना जाए, तो कोलोस्टोमी में एक छिद्र किया जाता है और यह छिद्र जो है स्टोमेक के ऊपर से भित्ति को करते हुए जो है बड़ी आंत में कोलोन में किया जाता है, ताकि मल बाहर वहाँ से आ सके, भोजन दे सके उसके थ्रू, और वह एस्टोमा फिक्स कर दिया जाता है पेट पर। उस पर एक जो है टिप लगा दिया जाता है और इसी रास्ते से जो है एस्टोमा के जरिए ही भोजन बाहर आता है, मल के रूप वाला, समझ गए ना, या फिर कुछ दवाई वगैरह भी दे सकते हैं। यह एस्टोमा लगा होता है पेट पर। तो यह एस्टोमा के जो जटिलता होता है वह प्रोलैप्स हो सकता है, एस्टोमा इधर से उधर हो सकता है, क्योंकि पेट के जगह पर एक टिप के नुमा फिक्स रहता है। अब आपको अगर समझ में ना आए तो यह एस्टोमा जो है, कोलोस्टोमी और एस्टोमा, गूगल पर जाके सर्च मार के देख लीजिएगा कि यह एस्टोमा कहाँ पे होता है। आपको दिख जाएगा कि पेट के आसपास एक जो है कवर लगा होता है छेद करके, और इसको फिक्स करके रास्ता बनाया जाता है कि जो बड़ी आंत है वहाँ से कुछ आ सके और जा सके, समझ गए। तो इसका जटिलता प्रोलैप्स एस्टोमा, रिट्रैक्टेड एस्टोमा, इस्केमिक एस्टोमा और एस्टेनोसिस एस्टोमा, यह एस्टोमा का जटिलता है, याद रखिएगा। प्रोलैप्स, रिट्रैक्टेड, इस्केमिक और एस्टेनोसिस, ओके। क्योंकि ये सब पूछ देगा कि इनमें से कोलोस्टोमी के क्या एक जटिलता है, बताइए। तो जटिलता यही है, कोई चार में से एक दे दिया रहेगा, उसमें आपको टिक मारना रहेगा, समझ गए। चलिए, एलर्जिक रिएक्शन के दौरान रक्त में कौन से आईजी इम्यूनोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाता है? अब देखिए, आपको पता है कि एलर्जी रिएक्शन जैसे ही व्यक्ति में होता है तो उसके अंदर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। तो उसके अंदर एक हीमोग्लोबिन का स्तर जो होता है वह आईजीई वाला स्तर बढ़ जाता है, समझ गए ना। आईजीई वाला स्तर ब्लड में बढ़ जाता है तो यह बताता है कि ज़्यादा संक्रमण हो सकता है, व्यक्ति को एलर्जी हो सकता है किसी चीज़ से। तो आईजीई का लेवल बढ़ना, ओके। एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी होता है, यह कुष्ठ के उपचार में दिया जाता है। कौन सी ड्रग दी जाती है? आपके सामने में है डेप्सोम, समझ गए, डेप्सोन होता है, क्लोफाजिमाइन होता है, रिफाम्सिन होता है, समझ गए। कुष्ठ रोग में डेप्सोन, क्लोफाजिमाइन और रिफाम्सिन, तीनों ड्रग का नाम याद रखिएगा। आपसे एग्जाम्पल में पूछ देगा कि कुष्ठ रोग के उपचार में निम्न में से कौन सा एक ड्रग का सर्वाधिक उपयोग होता है। अब ये तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, समझ गए, या तीनों के नाम दे देगा, कहेगा कि इनमें से कौन सा ड्रग का उपयोग नहीं होता है, और ये तीनों तो होगा ही, एक जो अलग होगा वो टिक मार देंगे, समझ गए ना। बर्न इंजरी जानने हेतु कौन सा नियम काम में आता है? आपको पता है जलने का जो नियम बर्न इंजरी होता है, इसका अगर परसेंटेज ज्ञात करना है तो रूल्स ऑफ 9 होता है, आप लोग को पता है, समझ गए। हेपेटाइटिस बी का आईपी इंक्यूबेशन पीरियड कितनी होता है? माय डियर, आपको पता है इंक्यूबेशन पीरियड जो है आपको पूछता है, तो 1 से 6 माह। हेपेटाइटिस बी के लिए 1 से 6 माह इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसमें व्यक्ति को लक्षण दिखते हैं। किस स्थिति में पोस्चुरल ड्रेनेज नहीं किया जाता है? अब ये ड्रेनेज क्या होता है? तो ड्रेनेज जो है एक ऐसा पोजीशन तैयार किया जाता है मरीज का, जिससे मान गया किसी को अगर फेफड़ा में पानी भर गया हो, समझ गए, पेट में पानी भर गया हो, समझ गए, या फिर पस भर गया हो, तो ये एक ऐसा स्थिति तैयार पोजीशन दिया जाता है जिसमें मरीज को जो है उसके पोजीशन से जो है उसके अंदर से जो फालतू के द्रव भरा है, पस भरा है, उसको निकाला जाता है, समझ गए। तो किस स्थिति में पोस्चुरल ड्रेनेज नहीं किया जाता है? अनस्टेबल वाइटल, साइनोसिस, चेस्ट पेन, अगर इन तीनों कंडीशन है तो किसी व्यक्ति में पोस्चुरल ड्रेनेज नहीं किया जाएगा, क्योंकि अनस्टेबल वाइटल होगा तो उसका जैविक चिन्ह घटता बढ़ता रहेगा, तो इस कंडीशन में भी नहीं होगा। साइनोसिस मतलब ऑक्सीजन की कमी, चेस्ट पेन मतलब छाती में दर्द है, तो इन सब में नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। एम्पिटगो क्या है? तो एम्पिटगो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्किन का रोग है, समझ गए, याद रखिएगा। पल्स ऑक्सीमीटर जो है शरीर के किस भाग पर अप्लाई की जाती है? आपको पता है पल्स ऑक्सीमीटर एक इक्विपमेंट है जिससे ऑक्सीजन सेचुरेशन का पता किया जाता है व्यक्ति में कि कितना ऑक्सीजन लेवल है। तो यह हम लोग सबसे कॉमन इंडेक्स फिंगर में लगाते हैं। अंगूठा के बगल वाला जो आपका उंगली होता है ना, वही तर्जनी इंडेक्स फिंगर होता है, और इसी में सबसे कॉमन तरीके से लगाते हैं। बाकी ईयर लोब में और रिंग फिंगर इस सब में भी लगाते हैं, ओके। तो ये सब अच्छा है जानकारी के लिए। जीबीडी गुलियन बैरी डिजीज किस भाग को प्रभावित करता है? इसको शॉर्ट में जीबीडी कहते हैं। गुलियन बैरी डिजीज जो होता है यह क्रेनियल नर्व्स को और पेरिफेरल नर्व्स को प्रभावित करता है। यूँ कहा जाए तो नर्व को यह जो है प्रभावित करता है, तंत्रिका को, गुलियन बैरी डिजीज, ओके। स्ट्रोक, सीवीए, सेरेब्रोवास्कुलर, समझ गए ना,
सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है, स्ट्रोक। यह सर्वाधिक कॉमन कारण क्या है? सर्वाधिक कॉमन कारण ये होता है इस्केमिया। इस्केमिया का मतलब होता है कि रक्त प्रवाह में कमी, ब्रेन में रक्त प्रवाह की कमी हो जाएगा तो ये 80% कंडीशन बनता है स्ट्रोक सीवीए होने का। हेमरेज जो कि रक्तस्राव होता है और यह 20% संभावना होता है। तो सबसे ज़्यादा संभावना इस्केमिया होता है, जिससे ब्रेन के टिश्यू में ऑक्सीजन जो है प्रवाह कम जाता है, ब्लड प्रवाह कमता है, जिससे ऑक्सीजन नहीं मिलता है और व्यक्ति में स्ट्रोक आ जाता है। समझ गए? एपिलेप्सी या सीजर, जिसको मिर्गी या दौरा कहते हैं, इसके चरण बताना है। मिर्गी या दौरा एक न्यूरोलॉजिकल विकार है, जिसमें क्या होता है ऑरा, टॉनिक स्टेज, क्लोनिक स्टेज, पोस्ट इक्टल स्टेज। यह 4 स्टेज है, याद रखिएगा सीजर या एपिलेप्सी का। ऑरा, टॉनिक, क्लोनिक, पोस्टल। समझ गए? ऑरा, टॉनिक, क्लोनिक, पोस्टल। ऑरा, टॉनिक, क्लोनिक, पोस्टल। समझ गए? पोस्ट इक्टल। तो ये एपिलेप्सी या सीजर का चरण है, ऑरा, टॉनिक, क्लोनिक और पोस्ट इक्टल। ओके, आगे है माय डियर, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, मैं इस प्रकार के प्रश्न इसीलिए ला रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है पढ़ सके, समझ सके और विस्तृत नॉलेज ले सके। समझ गए? ये सब हाई लेवल क्वेश्चन है, इसके अंदर से ही आपके जो है इससे कम लेवल कहीं आएगा, हाई लेवल इससे आ नहीं सकता। एंटी इलेप्टिक ड्रग का उदाहरण बताना है। अब मानिए किसी को मिर्गी या दौरा आएगा तो उसमें हम लोग कौन दवा देंगे और उस दवा को एंटी इपिलेप्टिक दवा कहते हैं। जैसे फेनिटोन होता है, फेनिटोन, सोडियम वैलप्रोट, डाइजापाम, मैग्नीशियम सल्फेट। ये दवा जो है दौरा को, सीजर में या एपिलेप्सी में जो है बहुत ज़्यादा काम आता है। मिर्गी में फेनिटोन, समझ गए ना, फेनिटोन, सोडियम वैलप्रोट, डाइजापाम, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये जो है आपका एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है। एपिलेप्टिक कहिए, मिर्गी या दौरा जो सीजर होता है वो दवाइयाँ, इसमें ये दवाइयाँ सब काम में आता है। ओके, आगे है माय डियर, यहाँ पे अच्छा प्रश्न है। शिशु के प्रथम दांत कब किस आयु में निकलते हैं? आपको पता है शिशु में जो प्रथम दांत होता है, पहले जो है आपको पता है लोअर सेंट्रल इंसीजर नीचे वाला, वह 5 से 8 महीने में निकलते हैं। समझ गए? 5 से 8 महीने में निकल जाते हैं। कितना का? 6 महीने पर ही निकल जाता है। समझ गए ना? तो इसलिए 5 से 8 महीना, या इसके बीच में जो भी ऑप्शन होगा सही हो जाएगा। ओके, हाइपोएस्पेडिया का मतलब क्या होता है? माय डियर, हाइपोएस्पेडिया का मतलब होता है कि शिशु जिसमें यूरेथ्रा पेनिस के अधतल पर वेंट्रल पाया जाता है। देखिए, हाइपोएस्पेडियास का मतलब होता है कि जो नॉर्मल जो पीनस होता है, बच्चा अगर जन्म लिया, समझ गए ना, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे बच्चा का यह पीनस है, ठीक है, ये पीनस है, तो बीच में छिद्र होना चाहिए। समझ गए? मूत्र मार्ग बीच में खुलना चाहिए नॉर्मल। लेकिन होता ये है कि बच्चा का जो है क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। बच्चा का जो क्या होता है आपका, यहाँ बीच में नहीं खुलकर यह जो है आपके नीचे से किसी भी साइड में, या तो यहाँ खुल जाएगा या तो यहाँ खुल जाएगा, या फिर ये जो है अंडकोश के नीचे खुल जाएगा। तो यह नीचे होता है और साथ में कहीं भी जो है हो जाता है, तो इसी को हम लोग हाइपोएस्पेडियास कहते हैं। जो यूरेथ्रल जो होता है मूत्र मार्ग, वह जो है अधर तल, मतलब नीचे की तल पर खुलता है। समझ गए? इसके नीचे की तल पर, पेनिस के। तो यही होता है, यही एक जन्मजात रोग होता है। समझ गए? किन नवजात शिशुओं के हाई रिस्क न्यू बॉर्न की कैटेगरी में रखा जाता है? हाई रिस्क न्यू बॉर्न की कैटेगरी में, रिस्क मतलब समझ रहे हैं ना? तो देखिए, LBW लो बर्थ वेट होता है। अगर किसी बच्चा का जन्म के समय आयु अगर 2.5 kg यानी 2500 ग्राम से कम हो जाता है तो उसे लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। वेरी लॉर्थ वेट बेबी हम लोग कहते हैं जब 1500 से कम हो जाता है तो बहुत कम कहते हैं। 1000 से कम हो जाता है तो उससे जो है एक्सट्रीमी लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। समझ गए ना? तो ये एक रिस्क वाला बात है। प्री टर्म बेबी मतलब अपरिपक्व बच्चा, मतलब जो समय से पहले जन्म ले ले, तो समय लगभग 37 से 40 सप्ताह बनाया गया है नॉर्मल जन्म का। इस बीच में अगर जन्म बच्चा का होता है तो नॉर्मल माना जाता है। अगर 37 से कम अगर मान गए हो गया जन्म तो वह प्री टर्म बेबी में आ जाता है। समझ गए? याद रखिएगा। सीवियर बर्थ एस्फेक्सिया, अगर बच्चे का बहुत श्वसन कष्ट प्रॉब्लम है, एस्फेक्सिया श्वसने कष्ट न होता है, तो अगर गंभीर श्वसन कष्ट है तो यह भी एक हाई रिस्क होता है जन्म के समय। अपगार स्कोर अगर 3 से कम आ गया तो यह भी एक सीवियर हाई रिस्क वाला बात हो जाता है। समझ गए? कंगारू मदर केयर के 2 प्रमुख घटक क्या है? माय डियर, कंगारू मदर केयर में 2 प्रमुख घटक ये है कि पहला तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, जिसमें माँ अपने बच्चे को अपने छाती से लगा कर रखती है, और यह लो बर्थ वेट बेबी में एस्फेक्सिया में टेम्परेचर कम में मदद करता है, स्किन टू स्किन। समझ गए?
दूसरा है कि एकनिष्ठ स्तनपान में भी यह मदद करता है, समझ गए। तो यह दो प्रमुख घटक याद रखिएगा, केएमसी को, कंगारू मदर केयर को केएमसी कहते हैं शॉर्ट में। ओके, आगे चलते हैं। कहता है नियोनेंटल हाइपोथर्मिया की परिभाषा दीजिए। तो नियोनेंटल मतलब नवजात शिशु में तापमान की कमी। हाइपोथर्मिया मतलब देखिए, हाइपो मतलब होता है कम और हाइपर मतलब होता है ज़्यादा। अगर आपके सामने हाइपो आ जाए कहीं पे तो समझ जाइएगा यह कम वाला पूछ रहा है, अगर हाइपर आ जाए किसी के सामने तो समझिएगा अत्यधिक वाला पूछ रहा है, समझ गए ना। तो यहाँ पे हाइपो है, थर्मिया है। हाइपोथर्मिया मतलब तापमान कम। तो नियोनेंटल में तापमान कम का मतलब है कि बॉडी टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट से अगर कम है तो इससे हम लोग कम तापमान कहते हैं। ओके, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब सही हो जाता है? तो आपको पता है अगर कोई बच्चा जन्म लिया है और उसे अगर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है तो यह जॉन्डिस जन्म के 7 से 10 दिन के भीतर ठीक हो जाता है, समझ गए। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के कारण क्या? देखिए, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है जो उसके शारीरिक प्रॉब्लम के कारण होता है स्वयं से। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है जो अन्य किसी कारण से हो सकता है, जैसे हेमोलाइटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न एचडीएन, हेमोलाइटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न एचडीएन, डिक्रीज एक्सट्रैक्शन ऑफ बिलुब्रिन मतलब उत्सर्जन में, बिलुब्रिन के उत्सर्जन में बहुत ज़्यादा कमी होने से यह बॉडी में बढ़ने लगता है, तो इसका भी एक पैथोलॉजिकल कारण है। ग्लाइको देख लीजिए, ग्लाइकोरोनिल, समझ गए ना, ग्लाइकोरोनिल ट्रांसफेयर्स एंजाइम की कमी, यह एंजाइम होता है, समझ गए ना, ग्लाइकोरोनिल ट्रांसफेरज एंजाइम की कमी से पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होने का खतरा रहता है। तो ये तीनों याद रखिएगा, एचडीएन, बिलुब्रिन और ग्लाइकोसिडल ट्रांसफेयर, यह आपके जो है क्या होते हैं, इसके कमी से जो है आपके पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होते हैं। आगे है माय डियर, कहता है एमएमआर के वैक्सीन किस आयु में प्रदान की जाती है? 15 से 18 माह आपको यहाँ पे दिया गया है, कहीं कहीं आपको 12 से 15 देगा, तो टेंशन ऑप्शन में अगर 12 से 15 रहेगा तो वही मारना है, अगर आपके 15 से 18 रहेगा तो ये मारना है, समझ गए, टेंशन नहीं लेना है। एमएमआर वैक्सीन कितने रोगों को बचाव में देता है? तो इसका नाम ही है एमएमआर, मम्प्स, मिजल्स, रूबेला, 3 नाम ही है, 3 के दिया जाता है। अब यहाँ पे है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, समझ गए, शिशु मृत्यु दर की परिभाषा। तो माय डियर आपसे यह क्वेश्चन भी इस पर पूछा जा सकता है, समझ गए, बनाने के लिए क्वेश्चन भी पूछ देगा कि आईएमआर जैसे दे देगा कि टोटल इन्फेंट डेथ इन ईयर मतलब एक साल में जितने भी शिशु हैं उनका जो है, जो एक साल से कम के है और एक साल उसी साल जितना, मान गए देखिए, मान गए ये 2023 है, ठीक है, 2023, अब 2023 में मान गए कि 2023 में हम आपको बता देते हैं, 2023 में मान गए 800 बच्चा जन्म लिया, ठीक है, जो एक साल से कम का है, मतलब 2023 का हम निकालेंगे तो 2023 तो एक साल हो ही जाएगा, और 0 से 1 साल तक के ही उम्र को हम लोग इन्फेंट कहते हैं, शिशु कहते हैं। तो मान गए 2023 में एक साल से कम उम्र के बच्चा जो है वह 800 है, समझ गए, 800 है लगभग। अब 800 है तो 800 जन्म लिया, समझ गए, 800 जन्म लिया टोटल, जो एक साल से कम उम्र का है 2023 में। अब 800 तो टोटल हो गया जो एक साल से कम है। अब इसमें मान गए हमको 50 बच्चे का डेथ हो गया, समझ गए, इनमें से 2023 में जो एक साल से कम बच्चे हैं वह 800 टोटल है, लेकिन इस 800 में से 50 का डेथ हो गया, समझ गए, 50 का डेथ हो गया, तो 50 डेथ हो जाएगा, उसको ऊपर लिखेंगे कि जो डेथ हो गया और एक साल से कम होनी चाहिए, तो 50 ऐसे हैं जो डेथ कर गए, टोटल उस साल जन्म कितने लिए, तो 800 जन्म लिए थे, 800 में 50 का डेट कर गया, समझ गए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे, काट दीजिए, यहाँ पे काट दिए, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए 5 दूना 10 और 4 दूना, समझ गए ना, 4 दूना 8 हो गया। अब ये हो गया क्या चीज़, 50 25, 50 25 हो गया, ओके, 25 5 यहाँ पे हो जाएगा 250, 250 अब बटे में हो जाएगा आपका 4, समझ गए ना। अब आप इसको काट दीजिए, 4 छक 24, समझ गए ना, 4 छक 24 1, और हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 छक 24 से लगभग समझिए 62 पॉइंट समथिंग, इतना जो है इसका जो है दर उस साल इसका रहा होगा मृत्यु दर का। तो इस प्रकार से आपको निकालना है, बड़ी आसान है, समझ गए ना, ऐसे एग्जाम में आपके पूछ देते हैं। तो मैं आपको यही बता रहा था कि जैसे
टोटल इन्फेंट मतलब टोटल शिशु इन एक ईयर, मतलब एक साल में जितने डेथ किए हैं, साथ में वह एक साल से कम एज का भी होना चाहिए। तो उस साल जितने डेथ किए हैं ऊपर में, उस साल जितने जन्म लिए हैं नीचे में, और इंटू में 1000 ये निकल जाएगा IMR। यही परिभाषा भी होता है। ओके, न्यू बॉर्न बेबी किस माह में सोशल स्माइल प्रदर्शित करने लग जाता है। स्माइल मतलब समझ रहे हैं ना, हंसना, जो हंसने का लगभग 2 माह में वह करने लग जाता है। समझ गए। इन्फेंट में डिहाइड्रेशन का प्रथम चिन्ह क्या है, मतलब निर्जलीकरण होने का शिशु में प्रथम जो साइन होता है क्या होता है। डिप्रेस एंटेरियर फ्रंटली, मतलब डिप्रेस हो जाना, एंटेरियर फ्रंटली आगे के जो फ्रंटली है उसमें गड्ढा टाइप से होना, यह प्रदर्शित करता है डिहाइड्रेशन का। ORS का घटक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ORS में कौन कौन से घटक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए। घटक पूछ लेगा कि ORS में इनमें से कौन कौन से घटक जो है होते हैं या फिर इनमें से कौन नहीं होते हैं। तो याद रख लीजिए, ORS में सोडियम क्लोराइड जिसे को हम NaCl कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड जिसे KCl कहते हैं, समझ गए, सोडियम साइट्रेट और ग्लूकोज होता है जिसको हम लोग डेक्सट्रोज भी कहते हैं, समझ गए। तो ये 4 कंपोनेंट याद रखिएगा, तो ये चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बच्चों में ड्रग डोज की गणना। अब देखिए ड्रग डोज का जो है गणना आपसे पूछेगा कि बच्चे में ड्रग जो है हम कैसे गणना करेंगे कि बच्चों में कितना जो है हमें दवाई देना है। तो मान गए अगर आपको एडल्ट का डोज पता है कि एडल्ट में जो है हम 50 mg हमको देना है, तो इसी 50 mg वाले को हम बच्चे में कितना देंगे। तो बच्चे का उम्र कितना है, अगर 1 साल है तो 1 ऊपर में लिखेंगे, उम्र प्लस 12, समझ गए, उम्र प्लस 12। तो उम्र कितना है, उम्र मान गए उम्र हो गया 1 साल प्लस में 12, और इंटू में एडल्ट का डोज कितना है 50। तो इसी हिसाब से 13 बाई 50 से आप भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा। तो लगभग 1 साल के बच्चे को 3 से 4 जो है mg के आसपास देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उम्र एज में ऊपर लिखेंगे, बटे में उम्र और प्लस में 12 करेंगे, और इंटू में एडल्ट के लिए जो डोज होगा उसको लिखेंगे, और यही बच्चे का डोज निकल जाता है, समझ गए। पूछेगा इस पर सवाल, याद रखिएगा। अपगार स्कोर में किन 5 बिंदुओं को एक्सेस किया जाता है। तो देख लीजिए, अपगार स्कोर में रिस्पायरेशन रेट को देखा जाता है कि कितना है, मसल स्टोन जो पेशीय तान्यता होता है उसको देखा जाता है, रिफ्लेक्स को देखा जाता है कि कितना बच्चा रिफ्लेक्स कर रहा है प्रति वर्ष, हार्ट रेट, समझ गए ना, हृदय दर, और स्किन का कलर, यही 5 चीज़ें को देखा जाता है आपके अपगार स्कोर में। और इसी पर जो है 0 बताता है बिल्कुल नहीं, 1 बताता है मध्यम को, और 2 बताता है बहुत अच्छा को, समझ गए। तो यही 3 जो है, अगर मान गए रिस्पायरेशन ठीक है, अच्छा है, तो मध्यम होगा तो 1 दिया जाएगा, बहुत अच्छा होगा तो 2 दिया जाएगा, अगर बिल्कुल नहीं होगा तो 0 दिया जाएगा। तो इसी पर गणना किया जाता है ये 5 के ऊपर, समझ गए। चलिए आगे यहाँ पे देखिएगा, माय डियर कहता है नवजात में मौजूद कौन से रिफ्लेक्स जो व्यक्ति में जीवन भर मौजूद रहते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि नवजात में कौन कौन से ऐसे रिफ्लेक्स होते हैं जो जिंदगी भर मौजूद रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, बट कुछ ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर मौजूद रहते हैं, जैसे गैग रिफ्लेक्स, प्रतिवर्ष जिसको कहते हैं, स्वालोइंगी रिफ्लेक्स, निगलने वाला जो रिफ्लेक्स होता है, स्नीजिंग, समझ गए, कफिंग, समझ गए, रिफ्लेक्स, स्नीजिंग और कफिंग रिफ्लेक्स, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, ये सब रिफ्लेक्स है जो जिंदगी भर मौजूद रहता है, समझ गए। तो ये रिफ्लेक्स याद रखिएगा, ब्लिंकिंग, स्नीजिंग, कफिंग, स्वेलिंग और गैगिंग, समझ गए। किस माह की आयु तक बच्चा बिना सहारे खड़ा रह सकता है। तो माय डियर 10 से 12 साल के जब एज होता है तो बच्चा ऑटोमेटिक बिना किसी सहारे के खड़ा जो है होने लगता है, समझ गए। बिना किसी 6 मंथ के आसपास होने पर बच्चा जो है आपके बैठ सकता है, और जैसे ही 8 से 10 भी यहाँ पे हो सकता है आपके ऑप्शन में, और 10 से 12 भी, ये ऑप्शन के हिसाब से आप लोग मारिएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 से 12 दिया गया है, आप 8 से 10 अगर ऑप्शन में देखिएगा तो ये भी सही हो जाएगा। अगर अकेला दिया रहेगा तो देखिएगा कि 8 से 12 के बीच में कौन सा ऑप्शन है, समझ गए। तो ये चीज़ें हो गया। आगे है पोस्टेरियर फ्रंटले कब बंद होता है। तो माय डियर आपको मैं बता दूं, पोस्टेरियर फ्रंटले जल्दी बंद हो जाता है, एंटेरियर फ्रंटले देरी से बंद होता है। तो पोस्टेरियर जो है 1 से 2 महीने यानी 1.5 से 2 महीने में बंद हो जाते हैं, समझ गए। बच्चे का एंटेरियर फ्रंटले कब बंद हो जाता है। तो लगभग यह 18 से 24 माह के एज में बंद हो जाता है। तो एंटेरियर पहले बाद में बंद होता है, पहले पोस्टेरियर बंद होता है। गर्भ अवस्था में आयोडीन की कमी से शिशुओं में कौन सी जटिलता हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम में महिला में अगर जो है आयोडीन की कमी होगा तो शिशु में इसका जटिलता ये होगा कि जो क्रिएटिन रोग होता है, क्रिएटिनिज्म जो रोग होता है ये हो सकता है। ओके, पेरीनेटल मोर्टालिटी से आप क्या समझते हैं। देखिए पेरीनेटल मोर्टालिटी से क्या समझते हैं।
के मतलब दौरान होता है, समझ गए। तो देखिए 28 सप्ताह की गर्भावधि से लेकर जन्म के 7 दिन के भीतर शिशु के मृत्यु को पेरिनेटल मोर्टालिटी कहते हैं। अब मानिए कोई महिला है, उसका प्रेगनेंसी का 28 सप्ताह हो चुका है, तो अब ये 28 सप्ताह से लेकर अगर बच्चा जन्म लिया और 7 दिन के भीतर अगर डेथ कर गया तो उसे पेरिनेटल मोर्टालिटी कहते हैं, समझ गए। मतलब कोई प्रेगनेंसी के महिला का 28 सप्ताह हो गया है, अब 28 सप्ताह के मतलब ये नहीं कि बाहर आ गया होगा बच्चा, समझ गए, वह गर्भ में ही होगा, लेकिन 28 सप्ताह अगर हो जाता है और गर्भ में भी अगर उसका डेथ हो जाता है तो उसे ही पेरिनेटल मोर्टालिटी कहते हैं। या फिर 28 के बाद कभी भी और 7 दिन, जन्म के 7 दिन से पहले कभी भी अगर मृत्यु हो जाता है तो उसे पेरिनेटल मोर्टालिटी कहते हैं, समझ गए। ये हो गया। मरासमस से सबसे अधिक प्रभावित जो होता है 0 से 1 वर्ष के बच्चे, जिसे इन्फेंट कहते हैं, ये प्रभावित होता है, पता है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, हड्डी का कमजोर होना, सूखा रोग कहते हैं इसे। एक्सक्लूसिव एकनिस्ट ब्रेस्ट फीडिंग का अर्थ क्या होता है? जन्म के शुरुआती 6 माह में केवल स्तनपान। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है केवल और केवल ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना, और यह 6 मंथ तक चलता रहता है लगातार, समझ गए। डिप्थीरिया का क्या कारण होता है? तो डिप्थीरिया का कारण जो बैक्टीरिया होता है उसे हम लोग कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई जीवाणु कहते हैं, समझ गए। कॉरी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई जीवाणु होता है। जन्म के समय नवजात का नॉर्मल भार, वेट, लंबाई, एचसी और सरकमफ्रेंस कितना होता है? हेड ऑफ सरकमफ्रेंस एचसी को कहते हैं। देखिए वेट होता है लगभग 3 केजी, यानी 2500 देख ली 2.5 केजी से 3 केजी के बीच में होता है, तो लगभग नवजात का वजन इतना। लेंथ का बात करेगा तो 45 से 50 सेंटीमीटर के आसपास होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लंबाई, हेड ऑफ सरकमफ्रेंस का बात करेगा तो 33 से 35 का सेंटीमीटर होता है। सीसी का बात करेगा तो 30 से 32 सेंटीमीटर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा, इसमें से कोई एक पूछ देगा आपके एग्जाम में। वेट पूछे, लेंथ पूछे, एचसी पूछे या सीसी पूछे, कोई एक पूछ लेगा, तो आपको ध्यान में रखना है। विल्सन ट्यूमर किडनी में होता है, आपको ये पता होनी चाहिए। ओके आगे है माय डियर, बच्चों में सर्वाधिक कॉमन कैंसर जो होता है ल्यूकोमिया, जिसे ब्लड रक्त कैंसर कहते हैं, बच्चा में सबसे ज़्यादा यही होता है। डिप्थीरिया संक्रमण किस प्रकार फैलता है? ड्रॉपलेट से फैलता है, और यह एक बैक्टीरियल संक्रमण है। बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन, मंदबुद्धि, 70 IQ लेवल अगर 70 से कम है तो यह जो है आपके दर्शाता है मंदबुद्धि को, समझ गए। सर्वाधिक कॉमन गुणसूत्रीय विकार डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम का मतलब ये नहीं होता है कि सिंड्रोम का कम जाना, यहाँ पे एक सिंड्रोम बढ़ जाता है, समझ गए। तो यही सर्वाधिक गुणसूत्रीय विकार है, इसको याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे आज लगभग मैंने आपको 50 के आसपास जो है मैंने कंप्लीट करा दिया। 50 के आसपास वन लाइनर कराए हैं, बहुत अच्छा कराए हैं। तो आप इस सब को ध्यान में रखिएगा, वीडियो को 1 बार 2 बार जितना हो देखिए, समझिए कि कौन क्या होता है। जहां समझ में ना आए, मैं बार बार कहता हूं कि जहां भी जो वर्ड समझ में ना आए तुरंत गूगल खोलिए, सर्च मारिए कि ये क्या होता है और समझ लीजिए, और उससे रिलेटेड और भी सामने आ जाए तो उसको भी समझ लीजिए। ये नॉलेज बढ़ाने का टेक्निक होता है, समझ गए। बाकी चलिए हम आपसे मिलेंगे, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।